हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा भी सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आइए इस क्लास में हम लोग शून्यों की संख्या को निकालना सीखते हैं। कैसे किसी भी क्वेश्चन में शून्यों की संख्या को निकाला जाता है। ट्रेलिंग विथ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग शून्यों की संख्या को ज्ञात करेंगे कि हम लोग कैसे शून्यों की संख्या को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं कि शून्यों की संख्या को निकालने से पहले हम लोग किन किन बातों का ध्यान देंगे। तो आइए लिख लेते हैं। किसी भी संख्या या किसी भी गुणनखंड किसी भी संख्या या किसी भी गुणनखंड में सभी शून्य गुणनखंड में तभी शून्य आएगा जब उसके गुणनखंड में 5 और 2 का प्रयोग हो। जब उसके गुणनखंड में 5 और 2 का प्रयोग हो। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है शून्यों की संख्या का मतलब है कि उस इक्वेशन में 5 गुणे 2 के गुणनखंडों की संख्या या के जोड़ों की संख्या, जितनी उस इक्वेशन में 5 गुणे 2 के जोड़ों की संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो उस इक्वेशन में आएंगे। आइए इसको समझते हैं कि समझा कैसे जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। 35 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 32 पूछ रहा है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। इतना बड़ा इक्वेशन है, पूछ रहा है 35 गुणे 28 गुणे 125 गुणे 32। इतने बड़े इक्वेशन है, पूछ रहा है इस इक्वेशन में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने शून्य आएंगे। तो इसके पहले हम लोग समझते हैं कि शून्य कब कब आएगा, किस किस कंडीशन में शून्य किसी भी इक्वेशन में आ सकता है। तो सबसे पहली संख्या होती है, अगर किसी भी इक्वेशन में शून्य आ गया, अगर सबसे छोटी संख्या अगर वो छोटी से छोटी संख्या है तो कम से कम वो 10 होगा। जिसमें शून्य आएगा। तो 10 के गुणनखंड को निकालते हैं तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5, अर्थात 2 और 5 उस इक्वेशन में अगर एक गुणनखंड आ गए तो हम समझ लेंगे कि एक जीरो उस इक्वेशन में फिक्स है। तो फाइनली हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी समीकरण में
अगर किसी भी समीकरण में 2 और 5 का गुणनखंड एग्जिस्ट करता है तो उस समीकरण में कन्फर्म है कि 0 की प्रेजेंटी अर्थात 0 उपस्थित होगा, और उस गुणनखंड में जितने भी पेयर 2 और 5 के होंगे उतने नंबर ऑफ 0 उस इक्वेशन में होंगे। जितने भी 2 और 5 के पेयर उस गुणनखंड में उपस्थित होंगे उतने नंबर ऑफ 0 पूरे इक्वेशन में, पूरे गुणनखंड के इक्वेशन में होंगे। तो आइए इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इस गुणनखंड में कितने 0 हो सकते हैं। 35 है, 35 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 5 × 7। 28 है, 28 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 4 × 7। 5 × 7 35, 4 × 7 28। 125 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 5 × 5 × 5। 32 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 4/32, 4 × 8। तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के फॉर्म में क्या होगा? 5 से और छोटा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, 7 से और छोटा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। इसमें क्या है? इसमें 2 × 2 हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये मेरा सबसे शार्टेस्ट गुणनखंड हो गया, सबसे छोटा से छोटा इस पूरे इक्वेशन का गुणनखंड हो गया। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन में कितने 2 और 5 के पेयर उपस्थित हैं। जितने 2 और 5 के पेयर उपस्थित होंगे उतने इस पूरे इक्वेशन में क्या होंगे? नंबर ऑफ 0 होंगे। तो आइए लिख लेते हैं संख्या किसकी? 2 की संख्या। दो की संख्या देखते हैं इस इक्वेशन में कितने 2 हैं। तो 2 कहाँ कहाँ हैं? 2 यहाँ पे 2 ठो, माने 2 बार 2 और 5 बार, मतलब 7 बार 2 आ गया। और 5 की संख्या, दो की संख्या, 5 की संख्या चेक करते हैं 5 कितनी बार आया है। तो 5 एक बार यहाँ आया, 3 बार यहाँ आया, अर्थात कितनी बार आया? 4 बार आया। हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा कि 2 और 5 का पेयर उपस्थित होना चाहिए, जोड़ा उपस्थित होना चाहिए। मतलब 2 और 1, 2 के साथ 1 5। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस गुणनखंड में कितनी 2 और कितने 5 हैं? 7 2 है और 4, मतलब 7 बार 2 आया हुआ है, 4 बार 5 आया हुआ है। अगर हम 2 और 5 का पेयर निकालेंगे तो मिनिमम पेयर इसमें कितना हो सकता है? 4। मतलब 2 और 5 का पेयर निकालना हो तो मिनिमम पेयर कितना बन सकता है? जो सबसे छोटी संख्या होगी, माने 4 बार 2 और 5 का पेयर यहाँ से क्या हो सकता है? निकल सकता है। देखिए 4 बार 5 है तो 1 2 3 4, इससे ज़्यादा तो 5 कहीं है नहीं, तो हम 4 बार से ज़्यादा 5 तो लिख नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? पेयर की संख्या को जितनी 2 या 5 में से जो सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब जो सबसे कम बार आया होगा, वही उतना ही पेयर होगा, उससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि पेयर के लिए दोनों संख्याओं का होना ज़रूरी है। जो सबसे कम बार आया होगा, 2 और 5 में से जो सबसे कम बार आया होगा उतने ही नंबर ऑफ पेयर उस पूरे गुणनखंड में क्या होंगे? उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 बार 5 आया हुआ है, 7 बार 2 आया हुआ है। सबसे कम कौन आया है? 4 आया। 5 आया कितनी बार? 4 बार। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनली नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं? तो 4 पेयर बन सकते हैं। किसके? 2 और 5 के। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर, तो हमने ये क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इस पूरे गुणनखंड में 2 और 5 के 4 पेयर बन सकते हैं। अगर इस गुणनखंड में 2 और 5 के 4 पेयर बन सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में नंबर ऑफ 0 अर्थात शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेयर कितना? 2 × 5
4 टाइम्स, इसलिए क्या होगा, जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो और शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4। 4 क्यों होगी, क्योंकि सबसे छोटा पेयर 2 और 5 का कितना है, 4 बार। इसीलिए इस पूरे गुणनखंड में अगर पूछे कि बताइए शून्यों की संख्या, इतनी बड़े गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, 4। 4 क्यों कहेंगे, क्योंकि 4 बार 2 और 5 का जोड़ा इस पूरे गुणनखंड से निकल सकता है। आइए और एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 63 गुणे 17 गुणे 68 गुणे 25 गुणे 12। पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या बताइए। इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, गुणनखंड के फॉर्म में सबसे छोटे 2 और 5 के फॉर्म में जितना छोटा हो सकता है उसको निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन में 2 और 5 के कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं। जितने पेयर 2 और 5 के निकलेंगे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में इतने नंबर ऑफ जीरो अर्थात इतने शून्यों की संख्या हो सकती है। तो आइए इसको छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। 63 छोटा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्या है, 63 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए 63 गुणनखंड नहीं हो सकता। 17 भी प्राइम नंबर है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। 68 का गुणनखंड हो सकता है। 68 को क्या लिख सकते हैं, 17 चौको 68, 4 गुणे 17। 25 का गुणनखंड 5 का स्क्वायर, 12 का गुणनखंड 3 चौको 12, 3 गुणे 4। ठीक, आइए और छोटा करते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 17, 5 के स्क्वायर 5 का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे 3 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब इस पे देखते हैं कि 2 और 5 के कितने कितने पेयर हैं। तो पहले अलग से निकाल लेते हैं कि 2 की संख्या कितनी बार आई है और 5 की संख्या कितनी बार आई है। उसके बाद निकालेंगे कि सबसे मिनिमम कौन सी संख्या है, जो मिनिमम संख्या होगी उतने ही पेयर उस इक्वेशन में बनेंगे। तो आइए 2 की संख्या निकालते हैं। दो की संख्या, 2 कितनी बार आया हो, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2, 2 बार 2 आया है, 2 बार ये और 2 बार ये, 4 बार 2 आया है। और उसके बाद निकालेंगे 5 की संख्या। 5 कितनी बार आया है, यहाँ से 5 नहीं निकला, यहाँ से 5 नहीं निकला, 5 यहाँ से नहीं निकला, 2 बार 5 यहाँ निकला, यहाँ 5 नहीं निकला, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। अब क्या करना है कि इन दोनों को मैच करा के हमको बस ये देख लेना है कि पेयर 2 और 5 के कितने बन सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो सबसे मिनिमम संख्या होगी उतने ही पेयर बन सकते हैं। तो इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा संख्या है, 2। 2 बार कितना, 2 बार कौन आया है, 5 आया है, अर्थात पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। जो सबसे मिनिमम बार आया होगा, जैसे 5 2 बार, सब 2 आया है 4 बार, 5 आया है 2 बार। अगर पूछ रहा है कि 2 और 5 का पेयर बनाना है, फिर से ध्यान से देखिएगा, 2 आया है 4 बार, 5 आया है 2 बार, और पूछ रहा है कि 2 और 5 के पेयर बनाइए। तो 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, जो सबसे कम बार आया होगा उतने ही पेयर मैक्सिमम बन सकते हैं। तो सबसे कम बार कौन आया है, 5, कितनी बार आया है, 2 बार आया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, तो 2 पेयर बन सकते हैं। तो लिख लीजिएगा 2 और 5 का जोड़ा, 5 का जोड़ा कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। चूँकि जोड़ा 2 बार आया इसीलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 शून्यों की संख्या होगी। अगर इस पूरे गुणनखंड को गुणा करें और निकालें कि इसमें शून्यों की संख्या निकालिए तो कितना आएगा, 2 शून्य आएंगे।
आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है 16 गुणे 25 गुणे 36 गुणे 125 पूछ रहा है में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे गुणनखंड में 2 और 5 के कितने पेयर निकल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, अर्थात 2 कितनी बार, 4 बार। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 निकल जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक को 36, अर्थात 2 का स्क्वायर और गुणे 3 का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 9, तो 4 से निकल गया 2 का स्क्वायर, 9 से निकल गया 3 का स्क्वायर। 125 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब होता है। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि सबसे मिनिमम पेयर 2 और 5 का कितनी बार बनेगा। तो लिख लेते हैं 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो 2 की संख्या निकाले, 2 की संख्या, तो 2 की संख्या कितनी है, 4 बार यहाँ पर आया, 2 बार यहाँ पर आया, तो 4 2 6 बार आ गया 2। और 5 की संख्या निकाल लेते हैं, 5 कितनी बार आया, 2 बार यहाँ पर आया, 3 बार यहाँ पर आया, मतलब 3 2 5। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के निकलेंगे। तो कितने नंबर ऑफ पेयर 5 के निकलेंगे, 2 और 5 के, जो सबसे कम संख्या होगी उतने ही पेयर निकलेंगे। तो इसमें सबसे कम संख्या कितनी है, 5 बार। तो पेयर कितने निकलेंगे, 5 पेयर निकलेंगे। क्योंकि इस गुणनखंड में 2 और 5 के 5 पेयर निकलते हैं, इसीलिए इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो आंसर क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर 5। और ये कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं शून्यों की संख्या को निकालना। एक इक्वेशन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। कह रहा बताइए में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, निकाल लेंगे नंबर ऑफ 2, मतलब 2 की संख्या कितनी, 2 कितनी बार आया हुआ है इस क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ 5 अर्थात 5 कितनी बार इस क्वेश्चन में आया हुआ है। जो जितने पेयर उस गुणनखंड में बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ 0 उस इक्वेशन में आएंगे। तो आइए देखते हैं, 2 यहाँ पर एक बार बना, और यहाँ से 2 का स्क्वायर निकला, यहाँ से 1 5 निकला, और यहाँ से 1 2 निकला, 2 गुणे 3 6 होता है। ठीक, ये 7 है, ये 8, 2 का क्यूब होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 2 1 3 1 4 4 3 7 बार, माने 2 की संख्या कितनी है, 7 बार है। 5 की संख्या देखते हैं, 5 एक बार आया हुआ है, बस एक बार आया हुआ है। तो पेयर कितने बनेंगे, हमने आपको क्या बताया, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी, 2 और 5 में जो सबसे छोटी संख्या होगी उतने ही पेयर एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 बार। तो पेयर कितने बनेंगे, 1 बनेंगे।
अगर पेयर 2 और 5 के 1 बने तो नंबर ऑफ 0 अर्थात शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में क्या होगा? शून्यों की संख्या इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें एक और मेथड आपको बताते हैं कि दूसरे तरीके से अगर इसी तरह मल्टीप्लाई किया हुआ है 9, 10, 11, 12, 90, 100 तक लगातार अगर किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, माने 2 और 5 की संख्या कैसे निकालेंगे। ये तो 9 तक है तो हम लोगों ने आसानी से निकाल दिया, लेकिन अगर संख्या अगर इसकी बढ़ा दी जाए 9 से 9 का गुणा, 10 का गुणा, 11 का गुणा, इसी करते डॉट डॉट अगर 50, 60, 90, 100 तक कर दिया जाए तो उसको उस इक्वेशन में नंबर ऑफ 2 अर्थात 2 की संख्या और 5 की संख्या को कैसे आसानी से निकालते हैं। तो आइए इस मेथड को तो हम लोगों ने जान लिया, एक और मेथड को जानते हैं। अगर संख्या कंटिन्यू हो, इसकी शर्त एक ही है, इस मेथड की एक ही मात्र शर्त है कि अगर संख्याओं की संख्या कंटिन्यू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू हो, तब ये मेथड इस मेथड को अपनाया जा सकता है। ये मेथड क्या है कि अगर इस प्रकार का कोई गुणनखंड दिया हो जिसमें कंटिन्यूअस संख्या हो, माने 1 से लेके लगातार संख्या हो, बीच में गैप ना हो, तब इस प्रकार के गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका 5 से भाग देते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, तो 9 को क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। तो 9 में 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? अल्टीमेटली हमको रिमाइंडर ही देखना है, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो रिमाइंडर कितनी बार, रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल तो 4 बचेगा। सॉरी, हमको देखना है कि भाग कितनी बार जा रही है। भागफल मेरा क्या आएगा? 1। चूँकि 5 का 9 में भाग दिए, 1 भागफल गया, 4 शेषफल बचा, फिर आगे भाग नहीं जाएगी। तो वहीं पे जहाँ भाग नहीं गई वहीं पे हम लोग क्या करेंगे? भाग को रोक देंगे, और जितने भागफल आएगा, भागफल 1 आ गया, भागफल अगर 2 आ जाए, भागफल अगर 3 आ जाए, जितना भागफल आएगा उतना उस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या होगी। मतलब डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इस इतने बड़े इक्वेशन में शून्यों की संख्या कितनी है? 1 है। कितना आसान मेथड है। हम लोगों ने न 2 की संख्या को निकाला न 5 की संख्या को निकाला। क्या किया? जो सबसे बड़ा गुणनखंड था अर्थात 9 था, 9 को हमने 5 से भाग दिया, 9 को 5 से भाग दिया और भागफल को निकाला। 9 को 5 से भाग दे के भागफल को निकाले तो भागफल हमारा 1 आया। हमने बताया कि जो भागफल आपका आएगा वही शून्यों की संख्या उस पूरे गुणनखंड की होगी। आपको न 2 की संख्या निकालना है न 5 की संख्या को निकालना है। तो मेरा भागफल 1 आया, तो अर्थात डायरेक्ट हम सीधे कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? आंसर में लिख सकते हैं कि शून्यों की संख्या इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट। तो आइए और इससे कठिन क्वेश्चन को करते हैं। 9 के आगे अगर मान लीजिए कोई और संख्या हो, 8 है, 9 है, डॉट 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 90 तक है, पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताइए। तब क्या करेंगे? 90 तक मेरा गुणनखंड गया हुआ है। कहा है कि बताइए इस इतने बड़े इक्वेशन में कितनी शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है, इस गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 5 से भाग देंगे। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है? 90 है। तो 90 को क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। 90 को 5 से भाग देंगे, भागफल हमारा कितना आएगा? 5 × 5, 4 0 40, 5 × 40, 18 हमारा भागफल आया। अभी भी 18 हमारा 5 से कट सकता है, तो फिर 18 को 5 से भाग देंगे, 18 को फिर से 5 से भाग देंगे। तो कितनी बार भागफल जाएगा? 5 × 3 = 15। अब हमारा 3 5 से भाग नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे? भाग को रोक देंगे और इन भागफलों को आपस में जोड़ देंगे। तो 18 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 3 21। यही जो मेरा भागफल आया, इतने ही नंबर ऑफ पेयर हमारे इस पूरे गुणनखंड में बनेंगे। ये हमारा भागफल यही दर्शाता है
कि इस पूरे गुणनखंड में नंबर ऑफ पेयर 2 and 5, नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 माने 2 और 5 के इतने ही गुणनखंड पॉसिबल हैं। चूँकि इस पूरे गुणनखंड में पेयर की संख्या इतनी है, इसीलिए डायरेक्ट हम इस बेस पे कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में तब शून्यों की संख्या भी क्या होगी, 21 होगी। डायरेक्ट एक बार फिर से समझिए, इतना बड़ा इक्वेशन है, 1 2 3 4 सब आपस में मल्टीप्लाई करके 90 तक गया है। पूछ रहा है बताइए इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अर्थात अगर हम रियल में 1 से 90 तक आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट मेरा आएगा, उस रिजल्ट में 0 कितनी बार आएगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा अर्थात 90 में 5 से भाग देंगे। 5 से 90 में भाग दिया तो हमारा कितना आया, 18 भागफल आया। चूँकि 18 भागफल फिर हमारा 5 से कट सकता है, तो दोबारा नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 18 में भाग देंगे 5 से। कितनी बार भागफल गया, 3 बार भागफल गया। चूँकि अब 3 5 से नहीं भाग जा सकती, तो हम क्या करेंगे, भाग को रोक देंगे और जितने भी भागफल हैं उस सभी भागफलों को आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में 21 पेयर 2 और 5 के पॉसिबल हैं। चूँकि इस पूरे गुणनखंड में नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ 2 and 5 इज़ ओनली 21, मतलब 2 और 5 के पॉसिबल पेयर कितने हैं, 21 हैं। इसीलिए डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी। तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 21 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको अलग से गुणनखंड नहीं करना है, ना 2 की संख्या निकालना है, ना 5 की संख्या निकालना। आइए तो 4 एग्जाम्पल और करते हैं। पूछा बताइए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 527। पूछ रहा है इसमें बताइए में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा गुणनखंड में, उसी फैक्टर को क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। चूँकि इस गुणनखंड में सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या है, 527 है, तो इसी 527 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे और जितने भागफल आएंगे बारी बारी से सभी भागफलों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 527 मेरा सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 एकन्ने 5, 27, 0, फिर 5 बचा, 2 हमारा शेषफल गया। तो जो शेषफल है उसको छोड़ देते हैं, माने 5 में 527 में 5 से भाग दिया तो 105 बार हमारा गया भागफल। अब देखते हैं कि ये मेरा भागफल इसमें 5 से भाग जा सकती है या नहीं। चूँकि 105 में फिर 5 से भाग जा सकती है, तो फिर दोबारा क्या करेंगे, 105 में 5 से भाग देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5, 21 बार भाग गई, ये हमारा भागफल बचा। चूँकि 21 फिर पुनः 5 से कट सकता है, तो फिर 21 में भाग देंगे 5 से। 21 में भाग दिया 5 से, तो भागफल मेरा कितना आया, 5 चौको 20, 1 मेरा शेषफल आया। अब 4 में 5 से भाग नहीं जा सकती, तो हम क्या करेंगे, भाग को रोक देंगे। हमको भाग तब तक देना है जब तक हमारा हमारा भाजक भाज्य से छोटा ना हो जाए। भाज्य कितना है, भाज्य 5 है और भाजक क्या है, भाजक 15 है। तो ये हमारा भाजक बड़ा है, इसीलिए हम भाग गई। अगली बार भागफल, यही भागफल ही भाजक बनता है, तो भागफल इसमें 4 है, अब यही मेरा भाजक बनेगा। चूँकि भाजक अब अगली बार छोटा हो जाएगा, अर्थात अगली बार 4 में 5 से भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे, भाग को रोक देंगे और जितने भी भागफल आए हैं उन सभी भागफलों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। तो 4 1 5, 5 4 9, 2 और 1, 129। 129 क्या दर्शाता है, 129 यह कह रहा है कि इस पूरे गुणनखंड में नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के कितने एग्जिस्ट हो सकते हैं, 129 हो सकते हैं। तो इसी बेस पे हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी,
129, 129। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, शून्यों की संख्या 129, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आइए और एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है, बीच से संख्या उठाया है 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 में शून्यों की संख्या बताइए। पूछ रहा बताइए 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर संख्या कंटिन्यू 1 से होती है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में 5 से भाग देंगे। अगर संख्या कंटिन्यू 1 से होती तो हम सबसे बड़ी संख्या में 5 से भाग देते। चूँकि ये संख्या हमारी 13 से स्टार्ट हो रही है, संख्या हमारी 13 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे और उसके बाद हम कुछ घटाएंगे। आइए सीखते हैं इस टाइप के गुणनखंड में कैसे शून्यों की संख्या निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी 17 है, तो 17 में हमने 5 से भाग दिया, भागफल हमारा कितना आया, 5 3 15। फिर दोबारा हम देखेंगे कि 3 में 5 से भाग जा रही है या नहीं। चूँकि 3 छोटा है 5 से तो आगे भाग नहीं जाएगी, तो हमारा नंबर ऑफ पेयर, मतलब अगर 1 से 17 तक कंटिन्यू रहता तो नंबर ऑफ पेयर हमारे कितने आते, 3 आते। चूँकि ये संख्या 13 से स्टार्ट है, अर्थात 1 से 12 नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 से 12 में जितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे उसको माइनस कर देंगे। तो 1 से इसके पहले हमारा क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 होगी। उस 12 को 5 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा 2 आएगा। फिर देखेंगे ये भागफल 5 से छोटा है तो आगे भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे, ये 3 ये दर्शाता है कि 3 हमारा पेयर कब होता, अगर 1 से संख्या कंटिन्यू 17 तक होती, तब हमारा ये 3 पेयर बनता। चूँकि हमारी संख्या 13 से स्टार्ट हो रही है, अर्थात 1 से 12 एब्सेंट है, तो चेक करेंगे कि 1 से 12 में कितने नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के हो रहे हैं। तो 1 से 12 में सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है, इसीलिए 12 को 5 से भाग दे के चेक करेंगे कि 1 से 12 में नंबर ऑफ पेयर 2 के कितने हो रहे हैं, 2 और 5 के। तो 12 को चेक किया हमने, 5 से भाग दिया तो 2 है इस भागफल। तो इसे हम कह सकते हैं कि 1 से 12 में 2 और 5 के कितने पेयर हो सकते हैं, मैक्सिमम पेयर 2 हो सकते हैं। और ये क्या दर्शाता है कि अगर 1 से 17 तक संख्या कंटिन्यू होती तो नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के कितने हो सकते थे, 3 हो सकते थे। तो इससे हमने क्या निकाला कि 13 और 17 के बीच में 2 और 5 के कितने पेयर होंगे, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के अगर 13 और 17 के बीच में निकालना हो तो कितना होगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, अर्थात 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 13 और 17 के बीच में 2 और 5 के कितने पेयर, पॉसिबल पेयर 1 हो गए। इसलिए डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। हमने आपको बताया कि 2 और 5 के जितने पॉसिबल पेयर होंगे उतनी ही संख्या शून्यों की होगी, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के होंगे। चूँकि इस पूरे गुणनखंड में नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर हमारा कितना आया, 1 आया, इसीलिए डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे गुणनखंड में शून्यों की संख्या हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में।